जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का तीसरा जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके तीसरे लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उन 2 लेक्चर के बारे में हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक के बारे में पढ़ लिया है। अब तीसरे लेक्चर में उसी के आगे हम पढ़ेंगे। जो तीसरे लेक्चर का टॉपिक है बच्चों हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स। यहां पर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए या फिर जेईई मेंस एग्जाम के लिए जो है, क्योंकि यहां से बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर निकल के आते हैं। अब उन सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स। तो वो सिलेक्टिव नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेक्टिव नोट्स को पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन उठा दीजिए और बिल्कुल मेरी तरह छापना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स जब रहते हैं तो हमारा रिवीजन भी अच्छे से होता है, और जब रिवीजन अच्छे से होता है तो सिलेक्शंस के पूरे चांस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स में यहां पर हम छोटे छोटे टर्म्स कुछ पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म्स निकल के आता है बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों को रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं यहां पर यह बताऊंगा कि जिसको जो चीजें बच्चों को अक्सर पता नहीं होती है रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। यानी कि डेफिनेशंस बच्चों को जनरली पता होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन वो किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस के, वो चीजें बहुत सारी बच्चों को पता नहीं होती है, जो कि जेईई मेंस नीट एग्जाम में वहां से इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक अपोजिशंस है। अपोजिशंस बोले तो मान लीजिए कोई बाइक वाला या फिर कोई कार वाला रोड पे चले जा रहा है, स्पीड भगा रखी है, उसने स्पीड में चल रहा है, लेकिन बीच में ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर पे वो क्या करेगा, अपना ब्रेक मारेगा और रुकेगा। यानी कि जो स्मूथली जा रहा था अभी तक, वो ब्रेकर के सामने थोड़ा रुक गया। यानी कि उस ब्रेकर ने क्या करा बच्चा, उस ब्रेकर ने उसको रोकने की कोशिश करी, तो वो ब्रेकर क्या हो गया, उसके रास्ते का रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब यही चीज रेजिस्टेंस होती है कि रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, जो क्या करता है, अपोजिशंस करता है। अब किसका अपोजिशंस करता है? कंडक्टर में करंट के पास का अपोजिशंस करता है, यानी कि करंट को पास होने से रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई क्या है, कंडक्टर है, यहां से करंट जा रही है आसानी से, आराम से, बिल्कुल सीधा रास्ता है, बीच में क्या हो गया, यहां पर उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो गया। यानी कि जो करंट अभी तक स्मूथली जा रही थी, उसके रास्ते में ये ऑब्स्टेकल्स बन के आ गया, ये अपोजिशंस बन के आ गया। यानी कि ये रोकने की कोशिश कर रहा है करंट को, जैसे कि ब्रेकर उस बाइक वाले को रोकने की कोशिश करता है, उस कार वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार वाला हल्का सा ब्रेक मार के फिर आगे बढ़ चले जाता है। तो ऐसे ही यहां पर करंट भी जो है हल्का सा रुक के फिर से करंट आगे बढ़ती चली जाती है, यानी कि आगे फिर कंडक्टर में फ्लो कर जाती है। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस ने यहां पर करंट को रोकने की कोशिश करी है। तो ये क्या है, अपोजिशन है, जो कि कंडक्टर में फॉर्म हो रहा है करंट को रोकने के लिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि डेफिनेशन सब बच्चों को पता होगी। तो डेफिनेशन किस तरह से होगा यहां पर, द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, यानी कि द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट के रास्ते में बाधा बन रही है, जो करंट को आगे बढ़ने से रोक रही है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में जो है बच्चा बैठा हुआ है, यानी कि लड़कियां लड़के बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि किसी लड़के का ध्यान किसी लड़की पे चले गया, या फिर लड़की का ध्यान लड़के पे चले गया, तो वही रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है ना। तो ये चीजें क्या है, रेजिस्टेंस है, किसी एक पर्टिकुलर एम का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो उन चीजों को बिल्कुल हल्का सा वहां पर क्या करना है, ब्रेक मारना, उसको इग्नोर करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बढ़ते चले जाना का मतलब पढ़ाई करते चले जाना और अपने एम को हासिल कर जाना है बच्चा, ठीक है ना। अगर एम होगा तो सब कुछ होगा, एम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर अपने ही भूल जाते हैं। यानी कि जब हमारे पास कुछ एम नहीं होता, जब हम सक्सेस नहीं होते, तो अपने ही भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है सक्सेस सबसे पहले है, देन अदर थिंग्स,
है ना। यानी कि आज का टाइम जो है बच्चा, आज का टाइम बिल्कुल ऐसा है, लोग जो है खैरियत नहीं पूछते हैं, हैसियत पूछते हैं। जिसकी हैसियत होती है उसी के ज्यादा रिलेशंस बनते जाते हैं, उसी के पीछे जो है दुनिया लग जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज, हमेशा अपनी हैसियत बड़ी रखनी है और अपना एम अचीव करना है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर समझना है इसको कि द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन पाथ ऑफ लॉ ऑफ करंट, यानी कि करंट के रास्ते में जो अपोजिशंस बन रहा है उसी अपोजिशंस को हम क्या कहते हैं बच्चा, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इज इट क्लियर? यानी कि हम बोलेंगे कि करंट को आगे नहीं जाने दे रहा है। एक समझ में आया कि करंट को आगे नहीं जा रहा है, तो करंट आगे नहीं जा रहा है, तो इस तरह से तुमने जो है एक ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर I इज इक्वल टू आता है V बाय R, यानी कि ये अपोजिशन हो गया इसका, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो करंट कम होगा, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है। ठीक, अगर करंट और रेजिस्टेंस के बीच का हम ग्राफ निकल के आए तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ इस तरह से कुछ निकल के आता है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ निकल के यहां से आता है इस तरह से, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेशनशिप है इसके बीच में। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो करंट, जिसमें करंट आसानी से पास नहीं हो रही है, तो वो वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। यानी कि उसी को हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं बच्चों। ठीक, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम समझ लिए। अब इस रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट, यानी कि हम बोल रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट जो है बहुत सारे बच्चों को पता होगी, जिसको हम बोलते हैं ओम, और इसका साइन होता है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई है बच्चा। ठीक, अब साथ ही साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है, जो कि नीट और जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आता है, कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने जो है तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, सेकंड लेक्चर्स में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी, तो उस लेक्चर को जरूर देखना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को जो है मेजर करने के लिए हम केवल और केवल एसी करंट का यूज करते हैं, एसी करंट। यानी कि रेजिस्टेंस किससे निकाला जाता है, यहां पर एसी करंट से निकाला जाता है, नॉट डीसी। डीसी करंट से यहां पर रेजिस्टेंस नहीं निकाला जाता। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्यों एसी करंट ही यूज होती, क्यों अल्टरनेटिव करंट ही यूज होती है टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एसी करंट ही क्यों यूज होती है, तो उसका जवाब है कि एसी करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है, यानी कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करता है, अल्टरनेटिव करता है ना, अल्टरनेट चलता है मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड अल्टरनेट चलता है तो उस वजह से क्या होता है, यहां पर कंसंट्रेशंस क्या होती है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कांस्टेंट होती है। तो हम यही लिखेंगे, सिंपल जवाब इतना लिखेंगे कि एसी करंट को इसलिए मेजर, यानी कि रेजिस्टेंस को निकालने के लिए जो है एसी करंट का इसलिए यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर इसका कंसंट्रेशन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। जब इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस भी हम आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि जब डीसी डालेंगे तो डीसी में इसका रेजिस्टेंस, इसका जो है कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होगा, और कांस्टेंट नहीं होगा तो हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो हम एक पॉइंट यहां पर इस तरह से लिख लें, तो हम यहां पर स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा, कि एसी करंट इज यूज्ड फॉर द calculations of resistance of electrolytic solution because its concentration remain constant, कि उसमें कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। किसमें,
इन एसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशंस क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इसी वजह से हम एसी करंट को यूज करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना समझ में आ गया? तो हम यहां से एक रिलेशंस भी हमारे पास निकल के आता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है बच्चा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा, अगर कंसंट्रेशन, यहां पर हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारे पास किस तरह से निकल के आ जाएगा, हम बोलेंगे इधर रेजिस्टेंस है और इधर इसका कंसंट्रेशन। तो किस तरह से एक ग्राफ आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से, है ना, जैसे हमने वहां पर बनाया कि ये इस तरह से इसका ग्राफ आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इज इट क्लियर? साथ ही साथ हमारे पास यहां पर दूसरी बात निकल के आती है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन, या फिर उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। तो यानी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ भी क्या आएगा, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ भी क्या आएगा बच्चा, यानी कि यहां हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की। तो यहां पर भी इनवर्सली रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये निकल के आ गया। लेकिन अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ हम बात करें, अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच की ग्राफ की बात करें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, और वही जो है कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या निकल के यहां पर आता है हमारे पास इस तरह से। ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर है, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये ग्राफ वहां पर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसको छाप लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स हमारे पास निकल के आती है बच्चा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स है हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक टर्म्स निकल के आती है बच्चा हमारे पास, दैट इज कंडक्टेंस। यानी कि हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बहुत ही आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है करंट का, तो ये क्या करता है, फेवर करता है, यानी कि कंडक्टर में करंट को ये आसानी से पास कराता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के अपोजिट है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशंस क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल लिख दिया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कंडक्टेंस। यानी कि यहां पर हम रेसिप्रोकल को किस तरह से लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अगर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है तो ये करंट को या क्या करता है, फेवर करता है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर इसकी यूनिट की बात करता हूं इस कंडक्टेंस की, तो क्या हो जाएगी यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट की बात करें बच्चा इसकी, तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, देखो ये ओम होता है रेजिस्टेंस का, तो ये नीचे ओम है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे इसको ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो, इस तरह से साइन लगा के इसका ओम इनवर्स कर दो। और इसी ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बच्चा, मोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MHO, मोह। और इसी मोह को हम क्या बोल सकते हैं, साइमन, और करके जो है इसको हम साइमन भी बोलते हैं, यानी कि साइमन, इसको एस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसकी इस तरह से हम यूनिट लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोह भी लिख सकते हैं, और साइमन भी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, किसको, ओम इनवर्स को। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टेंस समझ में आ गया है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों यहां पर जो तीसरा टर्म्स है, वो तीसरा टर्म क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझिएगा। उसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम भी है बच्चा, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। अब क्या होता है ये रेजिस्टिविटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इस साइन का नाम है रो, RHO, रो, तो इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसको समझते हैं कि ये यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। हमने अभी रेजिस्टेंस पढ़ा तो वहां पर यह बात हमने समझनी है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम वहां पर रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमारे पास जो है इक्वेशंस, यहां पर एक इक्वेशंस निकल के आता है, यानी कि बाय बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चे यहां पर कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आता है। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को मैं यहां से हटाता हूं तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के यहां पर एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम रो बोलते हैं, और रो इज इक्वल यानी कि यहां पर हो जाएगा रो एल बाय ए। अगर रो की वैल्यू हमें निकालनी है तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं इस रो को इधर लेके जाइए, आर को इधर लेके जाइए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। और ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, अब अगर इस रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें निकालनी है, इसकी असाई यूनिट निकालनी है, तो ध्यान दीजिए असाई यूनिट। तो असाई यूनिट किस तरह से निकलेगी, यहां पर देखिए ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया तो यहां पर क्या बच जाएगा, मीटर बच जाएगा, यानी कि यहां पर ओम के साथ क्या बच गया, मीटर। तो हम बोलेंगे इसका यूनिट जो है वो है ओम मीटर। क्या है बच्चा, ओम मीटर बोल दीजिएगा, या फिर हम क्या इस तरह से इसका साइन बना सकते हैं ओम मीटर, इस तरह से। आया समझ में, तो ये हमारे पास इसका यूनिट हो गया। तो ये बहुत आसान है यहां पर, यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टार रखनी है कि वो बोलता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू कंडक्टर्स इफ जो है ओल्डेस्ट कंडक्टर्स स्ट्रेच 2 times and 3 times, कि क्या रेजिस्टेंस निकल के आएगा नए का। जब अगर मान लीजिए पुराना हमारे पास कोई कंडक्टर था, उसको हमने खींच दिया, उसको तन दिया दुगना तिगुना टाइम से, तो नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहां पर याद रखना है कि न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर आर। ठीक है, ये आर क्या है, ये आर पुराना रेजिस्टेंस है, ये नया रेजिस्टेंस, और ये एन क्या है, ये एन है बच्चा नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेचिंग, यानी कि नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कि कितने टाइम पे स्ट्रेच हो रहा है। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि हमारे पास, मान लीजिए कोई एग्जांपल क्वेश्चन बोल दिया कि हमारे पास किसी वायर का कंडक्ट, हमारे पास क्या है, कोई वायर है, उसका लेंथ एल है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसकी लेंथ बढ़ा के क्या कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ा के क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि 3L कर दिया। तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रख दीजिएगा, यानी कि फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम स्ट्रेचिंग, कितने टाइम उसे खींचा है, तो हम बोलेंगे 3 टाइम्स खींच रखा है, तो यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 2 और पुराना रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहां पर निकल के आएगा 9R, यानी कि वो 9 गुना बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर। तो जितने टाइम हम स्ट्रेच करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स वो नया रेजिस्टेंस निकल के हमारे पास आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक टर्म है बच्चा हमारे पास, दैट इज कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चा कप्पा। इस साइन को क्या बोलते हैं, कप्पा। ठीक है, कटप्पा नहीं है, ये कप्पा है। ठीक, तो इस साइन का नाम क्या है, कप्पा। अब कंडक्टिविटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हमने रेजिस्टेंस समझ लिया अभी, तो रेजिस्टेंस के अपोजिट पढ़ा हमने क्या, कंडक्टेंस। तो यहां पर इससे पहले हमने रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, तो रेजिस्टिविटी के अपोजिट क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो हम क्या बोलेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि यहां पर सिंपल लिख दिया द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चा, हम बोलेंगे कंडक्टिविटी कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1/ρ हम कर देंगे यहां पर।
ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसकी एसआई यूनिट देखिए बच्चा, इसकी एसआई यूनिट किस तरह से निकल के आएगी, एसआई यूनिट ऑफ कप्पा, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ किसकी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट। अब कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, हमें पता है कि हमने रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अभी पढ़ी ओम मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा, है ना, यानी कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा उसका उल्टा, यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स को हम बोल सकते हैं साइमन, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स या फिर मोह मीटर इनवर्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। साइमन, यहां पर जो है साइमन को क्या बोलते हैं बच्चा, मोह भी बोलते हैं, और इस मीटर इनवर्स हमारे पास मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर इसकी ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, इसकी एसआई यूनिट निकल के आ गई। ठीक है बच्चा, अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर कंडक्टिविटी का अगर मैं बात बोल रहा हूं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, तो इसको सॉल्व यहां पर करते हैं कुछ इस तरह से कि हम यहां पर इसको आगे रख रहे हैं वैल्यू, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, और ρ इज इक्वल टू क्या है बच्चा, RA/L, यही था। अब इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, L/RA। ठीक, तो यहां पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, किसको हम बोल रहे हैं, हम यहां पर 1/R को अलग कर रहे हैं एंड L/A को अलग कर रहे हैं, तो L/A भी, यानी कि ये पूरा का पूरा इसी तरह से ये फैक्टर भी हमारे पास निकल के आ गया। अब इसको ऐसे करने पे हमारे पास क्या चेंज निकल के आता है, ये एक कांस्टेंट होता है जिसको G बोलते हैं, और इस G का नाम है बच्चा सेल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चंस निकल के आता है कि फाइंड आउट सेल कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चा कि कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G ऊपर आ जाएगा, R नीचे आएगा, यानी कि G/R। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला निकल के आता है, जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल के आता है हमारे पास कि भाई कंडक्टिविटी इतनी है, रेजिस्टेंस इतना है, तो उसका सेल कांस्टेंट निकालिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है यहां से, साथ साथ यहां से भी क्वेश्चंस निकल के आता है, तो दोनों ही फॉर्मूले हमने अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से समझने हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास यहां से निकल के आ गया। अब यहां पर हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। इज इट क्लियर, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अब ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, क्या है, ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमारे पास मान लीजिए जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, जो कि डिसोसिएट होगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चा, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए इसकी कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, K। क्या है इसकी कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, K है, यानी कि हम बोलेंगे इसकी कंडक्टिविटी क्या है, K। अगर हमने इसका डाइल्यूशन कर लिया तो क्या होगा, यानी कि डाइल्यूशन मतलब इसमें एडिशंस ऑफ वाटर कर दिया, एडिशंस ऑफ वाटर, तो इस एडिशंस ऑफ वाटर को हम बोलेंगे डाइल्यूशन। अब देखिए इस डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ, यानी कि डाइल्यूट करने पर क्या हुआ कि डाइल्यूट मतलब केवल वाटर ऐड कर रहे हैं, आयन तो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो वाटर ऐड कर रहा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कंसेंट्रेशन बोले तो इन आयनिक कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मोलैरिटी को हम क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और इसी मोलैरिटी को हम क्या बोल रहे हैं, कंसेंट्रेशन। ठीक है बच्चा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसेंट्रेशन घटेगा। तो यहां पर अगर हम डाइल्यूशंस करते हैं, यानी कि यहां पर अगर पानी ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूशंस कर रहे हैं, तो वहां पर आयनिक कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है पर वॉल्यूम। तो हम बोलेंगे ऑन डाइल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन डाइल्यूशन द आयनिक कंसेंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ साथ वहां पर जो है आयनिक कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होगा, डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो है वहां पर कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा,
और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है यहां पर अगर हम ग्राफ पढ़ते हैं किसके बीच का, कंडक्टिविटी का और रेजिस्टेंस का, तो हम बोलेंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये निकल के आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डाइल्यूशंस करने पर क्या हो रहा है, डाइल्यूशंस करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी है कि ऑन डाइल्यूशंस द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस यानी इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, दो डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम आयनिक कंसंट्रेशन, then the conductivity of the solutions also decrease, then the conductivity of solution decreases। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशंस कर रहे हैं तो आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, तो हम यहां पर अलग से लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से एक ग्राफ और निकल के आ रहा है कि यहां हम बोल रहे हैं कप्पा यानी कंडक्टिविटी, और यहां पर हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं बच्चा, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो इसका ग्राफ क्या निकल के आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ निकल के आ गया। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो छाप लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बोल दो फिर मोलर कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। अभी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, हम बोलेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के एक मोल में जितनी कंडक्टिविटी हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हैं। कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी या फिर दैट इज मोलर कंडक्टेंस। तो यहां पर हम बोलेंगे द कंडक्टेंस, सिंपल लिख सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, जिसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसका जो अगर हमारे पास फॉर्मूला आता है, इस मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, उस मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूले को हम बोलते हैं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोल दीजिए, मोलैरिटी बोल दीजिए या फिर सॉल्युबिलिटी बोल दीजिएगा, एक ही बात है ना। यहां पर ये बहुत आसान हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। और अगर इसको दूसरे टर्म में हम बोलें कि दूसरे टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं हम, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट लिमिट अमाउंट में दे दिया है, तो उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहां पर इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी कि लैम्डा एम नॉट यानी कि दैट इज लिमिट, हमने लिमिट लगा दी। तो डेफिनेशन तो सेम होगी, फॉर्मूला भी सेम होगा, बस ये लग जाएगा लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन बोल दीजिएगा, मोलैरिटी बोल दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी बोल दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है। अब एक इक्वेशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है बच्चा, इसके रिगार्डिंग इक्वेशंस क्या निकल के आती है उसको स्टार पॉइंट लिख रहे हैं। वो इक्वेशंस आती है डिबाई-हकल्स इक्वेशंस, यानी कि यहां पर निकल के आती है डिबाई-हकल इक्वेशंस। हकल्स रूल तुमने पढ़ा होगा ना, 11वीं में भी पढ़ा होगा हकल्स रूल। तो यहां पर ऐसी जो है डिबाई-हकल्स ऑनसेजर इक्वेशंस आती है, ऑनसेजर इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है क्योंकि यहां से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस निकल के आता है। अब ये इक्वेशंस क्या थी, ये इक्वेशंस है हमारे पास बच्चा कि जो हमारे पास ये कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा, इज इक्वल टू होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस बी अंडर रूट सी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस
डिवाइडेड बाय, ये माइनस वाला पूरा पूरा फैक्टर नीचे चले गए, यानी कि बी अंडर रूट सी, जहां पर हमारे पास लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है अंडर रूट सी के, ठीक है, अंडर रूट कंसंट्रेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है लैम्डा एम तो हमें पता है कि क्या है, ठीक है, लैम्डा एम नॉट भी पता है क्या है, लेकिन यहां पर जो ये बी है, ये बी एक कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, कुछ भी यहां पर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है। और ये सी जो है, ये सी यहां पर क्या है, ये सी यहां पर कंसंट्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। तो इसके बीच का अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ कंडक्टिविटी का, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशंस के बीच का ग्राफ अगर बनाएं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही क्या होता है, अलग अलग निकल के आता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशंस। तो यहां पर हम बोल रहे हैं द ग्राफ, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना बच्चों, द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, यानी कि ये अंडर रूट सी, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर किस तरह से होता है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ध्यान दीजिए बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह से यहां पर ग्राफ होता है। हम वीक में ले रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जो है CH3COOH, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिया है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ऐसे हम बात करें KCl, तो KCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लीजिए इस दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक, यहां हमने बोल दिया, इस कोऑर्डिनेट में हमने रख दिया मोलर कंडक्टिविटी और इस कोऑर्डिनेट में रख दिया 1/c, इसको अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, यानी कि इसकी पावर, कंसंट्रेशन की पावर 1/c, इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये लिख दिया अंडर रूट को हमने हटा के 1/2 कंसंट्रेशन की पावर लिख दी। तो अब देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी अगर हम कंसंट्रेशंस के टर्म में देखें, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। पर ये जो है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके लिए है ये ग्राफ, हम बोलेंगे ये ग्राफ किसके लिए है, CH3COOH के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ डायरेक्ट इस तरह से निकल के चले जाता है, यानी कि डायरेक्ट डिक्रीज होता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग के लिए, क्या बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, यानी कि ये ग्राफ है KCl के लिए, डायरेक्ट पूछता है कि ये कौन कौन से ग्राफ हैं, यहां पर बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चा ये, ठीक। तो यहां पर हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और निकल के आता है, वो है इक्विवेलेंट, यानी कि ये मोलर कंडक्टेंस है, अब निकल के आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां पर लिख देते हैं इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जो है बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा इक्विवेलेंट से, ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट सेम ऐसा ही होता है जैसे ये फॉर्मूला है, यानी कि कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पर मोलैरिटी है यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्युबिलिटी है, लेकिन यहां पर क्या आता है, नॉर्मलिटी निकल के आता है। क्या निकल के आता है, नॉर्मलिटी। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है कि वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। और वैलेंसी फैक्टर मैंने तुम्हें सेकंड वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है, तो उसको देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल के आता है, तो इसको हम यहां से छाप सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि यहां से क्वेश्चंस निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर जो है नीट में आ रखा है बच्चा। क्वेश्चंस इस तरह से आ रखा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m HCl सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कि फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m HCl सॉल्यूशंस। तो इस m का मतलब क्या होता है? इस m का मतलब होता है मोलैरिटी हमें दे रखी है। तो क्या अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चा, तो हमारे पास मोलैरिटी यानी कि m इज इक्वल टू दे रखा है 0.01, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं 10 to the power -2 लिख सकते हैं सीधे, यानी कि हमारे पास मोलैरिटी तो दे दी इतनी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मलिटी निकालनी पड़ेगी। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए अगर हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, यहां से इसको इस इक्वेशंस को देख के हम यहां से नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। हमें पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होगा। अब वैलेंसी फैक्टर अगर इस HCl की देखें तो वैलेंसी फैक्टर किसी भी एसिड का क्या होता है? जितना H पॉजिटिव आयन देता है, पिछले लेक्चर में बताया। तो यहां पर HCl एक H पॉजिटिव आयन देगा तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी क्या है हमारे पास 10 to the power -2 into 1, यानी कि नॉर्मलिटी हमारे पास क्या आ गई 10 to the power -2। ये नॉर्मलिटी आ गई, नॉर्मलिटी को रख दीजिए तो मोलर यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां पर निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा कप्पा इंटू 1000। इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है 10 to the power -2। ये 10 to the power -2 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आ गई बेटा 10 to the power 5 और कप्पा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट 10 to the power 5 कप्पा। ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहां पर बहुत ही आसान से क्वेश्चंस यहां पर निकल के आते हैं। तो अगर हम सारी चीज हमें अच्छे से पता है तो हम वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल चिड़ियों में लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीजें अच्छे से कवर अप करना ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा पाओ। तो ये हमारा यहां पर तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने चौथे लेक्चर में इससे आगे के पोर्शंस की। ठीक है बच्चा, तो इसको छाप लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।